नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आइए सबसे पहले डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के किसानों को एनडीए सरकार की बड़ी सौगात। पहले फैसले में एक बार फिर दिखी किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान निधि की 17वीं किस्त की जारी करने का किया निर्णय। 9.3 करोड़ किसानों को होगा लाभ। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में मोदी। कैबिनेट 3.0 तीसरी बार शपथ लेने के बाद आज मंत्रियों के विभाग का होगा बंटवारा। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सहित 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने ली शपथ। कई नए चेहरों को भी कैबिनेट में मिली जगह। सिक्किम में आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का शपथ ग्रहण समारोह। क्रांतिकारी मोर्चा को 32 में 31 सीट पर मिली है शानदार जीत। रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज। मौके पर पहुंची एआईए की टीम। उपराज्यपाल ने कहा, कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। मृतकों के लिए 10 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की घोषणा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल की रैंकिंग में उछाल। 18 पायदान की छलांग के साथ 77वें स्थान पर पहुंचे। करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर नजर। और अब देख लेते हैं समाचारों को विस्तार से। तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार साउथ ब्लॉक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जबरदस्त वर्क मोड में नजर आए। इसी बीच इसके साथ ही पीएम मोदी के साथ 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। ऐसे में जब केंद्र में नई सरकार बन चुकी है तो एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। उससे पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद अपने सभी साथियों को बधाई दी। अपने कैबिनेट के साथियों को युवा जोश और अनुभव का अद्भुत संगम बताया और कहा कि सभी देशवासियों का जीवन बेहतर बनाने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने पहला बड़ा फैसला किसान हित के लिए लेते हुए एक बार फिर किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार ने अपने पहले फैसले में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यभार संभालने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को फायदा होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वो आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर के साथ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला। इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। एनडीए सरकार 3.0 के पहले बड़े फैसले पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मोदी 3.0 का पहला दिन
किसानों को समर्पित। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर 17 करोड़ रुपए विकसित किए, जिसमें लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सहायता देने वाली इस योजना की अब तक की 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक सीधे डीबीटी से वितरित किए गए। ये निर्णय बताता है कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं का है। मैं इस कल्याणकारी निर्णय के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का देश के करोड़ों किसानों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पर जारी होने पर किसानों को बधाई दी और उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तीसरे कार्यकाल के प्रथम दिवस का प्रथम निर्णय अन्नदाता किसान कल्याण को समर्पित। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कार्यभार ग्रहण करते ही पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने हेतु फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले 9.3 करोड़ अन्नदाता किसानों के बैंक खातों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित होगी। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करते इस कल्याणकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आगे बढ़ते हैं। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने केरल से सांसद सुरेश गोपी से जुड़ी गलत खबर को प्रसारित किया है। खबर में कहा गया है कि वे अपना मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं। इस खबर का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबर फैलाई जा रही है कि मैं मोदी सरकार के मंत्री परिषद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम केरल के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछले 2 कार्यकाल को पूरा करने के साथ ही सतत वोट शेयर के साथ लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर जैसे कई नेता कई बार चुनाव तो जीते, लेकिन किसी के वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई तो कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापक लोकतांत्रिक विश्व में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछले 2 कार्यकाल को पूरा करने के साथ ही सतत वोट शेयर के साथ लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नेताओं की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी 2008 और 2012 में 2 बार चुनाव जीते, लेकिन दूसरे चुनाव में उनके वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी 2015, 2019 और 2021 के चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन वो भी दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे 2006, 2007 के अलावा 2012, 2014, 2017 में भी चुनाव जीते, लेकिन उनकी अगुवाई में कोई भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जैसा कि आपने बताया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्गरेट थैचर, उसके पहले विंस्टन चर्चिल और किसी भी पैमाने पर और अन्य प्रधानमंत्रियों को अगर देख लें दुनिया में, इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो बिल्कुल आसमान छू रही है। ऐसी परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक के भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उसमें कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। और इस बार प्रधानमंत्री को जो वोट मिला है, अगर तमिलनाडु को आप छोड़ दें, वोट शेयर वहां भी बहुत है, कोई भी ऐसा कोना नहीं है देश का जहां से उनको वोट नहीं मिला है। ब्रिटेन की आयरन लेडी के नाम से मशहूर ब्रिटिश पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने 1979, 1983 और 1987 में चुनाव जीता, लेकिन कोई भी सरकार पूरी अवधि तक नहीं टिकी और हर चुनाव में उनका वोट शेयर गिरता रहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी 1997, 2001 और 2005 में चुनाव जीते, लेकिन उनका भी मार्गरेट थैचर जैसा ही मामला रहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड भी 1996 से 2004 के बीच 4 चुनाव जीते, लेकिन पहली सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और दूसरे चुनाव में वोट शेयर गिर गया। वहीं जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने 1982 से 1994 के दौरान 4 चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन वोट शेयर बरकरार नहीं रख सके। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल
2005 से 2017 के दौरान 4 चुनाव जीती। हालांकि उनका वोट शेयर भी दूसरे चुनाव में गिर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली में आज भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। वे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ से भी मिले और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। एस जयशंकर ने भारत और श्रीलंका के बीच पारस्परिक संबंधों की मजबूती को लेकर प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती को लेकर प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। एस जयशंकर ने भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ से भी मिले। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों की दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। तो इन सभी घटनाक्रमों में भारत की पड़ोसी प्रथम और इसके साथ ही अगर हम देखें तो समुद्री नीति पर कितना अहम जो है नज़र है वो परिलक्षित होती है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं। पिनाकी रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और पूर्व सचिव MEA रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शपथ ग्रहण समारोह में भी एक बड़ा संदेश दिया था, दूसरे में भी, तीसरे में पड़ोसी प्रथम के साथ साथ समुद्री नीति जो है वो एक स्पष्ट संदेश उस पर देता हुआ भारत नजर आ रहा है। कितना जरूरी, कितना अहम? भारत का जो समुद्री नीति आप कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी मैरीटाइम पॉलिसी, ये तो जैसे इंडियन ओशन रीजन का जो इलाका है, इसमें भारत का एक दबदबा है। इंडियन नेवी का जो रोल है एंटी पायरेसी में, प्रोटेक्टिंग द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हम बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड, 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हमारे इंडियन ओशन से गुजरता है। दो तरफ हमारा पूरा एनर्जी सप्लाईज वगैरह इसी ओशन से आता है। इसलिए मैरीटाइम जोन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए, और हमें इस पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी और हमें इसके लिए जो भी करना जरूरी है हमको करना पड़ेगा। इसी संदर्भ में जो मैरीटाइम हमारे जो निकट के जो दोस्त जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, मालदीव्स है और सेशल्स है, मॉरिशस है, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं ये इस इलाके में पड़ते हैं और इनके आसपास से ही ये जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ये गुजरते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए आपने देखा कि ये लोग, इनको बुलाया भी गया इसके प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में, और मैं समझता हूँ कि इस पे मेरे ख्याल में विदेश नीति में एक शायद और इसमें थोड़ा फोकस और बढ़ेगा। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक स्पष्ट संदेश जो है भारत ने दिया है और बेहद ज़रूरी भी आप बता रहे हैं, वर्तमान अगर वैश्विक परिदृश्य देखते हैं उसमें शांति के लिए, समृद्धि के लिए और एक मजबूत आवाज़ के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज़ भारत हमेशा बना रहेगा, आगे इस दिशा में बढ़ता रहेगा, उसको देखते हुए कितना महत्वपूर्ण है?
भारत ने तो G20 समिट जो यहाँ हुआ था उसमें ग्लोबल साउथ के लिए उन्होंने पैरवी करी थी। अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया गया। तो अफ्रीकन यूनियन तो जो एक ग्लोबल साउथ का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। इसलिए मैं समझता हूँ भारत ने जो भी कदम उठाए हैं ग्लोबल साउथ के लिए, ये सबके हित में है, पूरी दुनिया के हित में है, क्योंकि हमें आपसी ट्रेड, आपसी इकोनॉमिक जो एक्सचेंजेस हैं, इसको बढ़ावा देना है, क्योंकि सारे ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं सब में गरीबी है, अंडर डेवलपमेंट है, कुछ लोग थोड़े ज्यादा डेवलपमेंट है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, कई ऐसे देश हैं जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज जिसे हम LDCs कहते हैं वो भी है। भारत खुद एक डेवलपिंग कंट्री है। इस तरह से कई ऐसे देश हैं जिनको बहुत ही निवेश की जरूरत है, उनको ट्रेड की जरूरत है, उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत है। ये सारे मुद्दे जो है G20 के एजेंडा में है, तो इसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। अब इसीलिए भारत ने इस पे और फोकस किया है, क्योंकि ये जरूरतें हैं, ये पूरे दुनिया को देखना है कि लोगों की भलाई के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए ये सारे जितने सेक्टर्स हैं इसमें हमें निवेश चाहिए, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, और इस तरह की चीजें नेचुरली मिलजुल के होता है। ये किसी एक देश खुद नहीं कर पाता है क्योंकि उनके पास उतने साधन नहीं है। तो इसीलिए मैं G20 का ग्लोबल साउथ का जो 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 विषय है इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो आपसी सहयोग है उसको बढ़ाने में और शांति और प्रगति की जिस तरह से बात कर रहे हैं, या फिर जो वैश्विक चुनौतियां भी हैं उनको जो एक सॉल्यूशन है उसको खोजने की दिशा में बहुत ज़रूरी है कनेक्टिविटी, बहुत ज़रूरी है संपर्क। कितना अहम ये हो जाता है? देखिए, कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है, ये तो मैं मानी हुई बात है। कनेक्टिविटी आप डेवलपमेंट जो होता है कनेक्टिविटी के साथ साथ चलता है, क्योंकि अगर आपने एक रास्ता बना दिया दो शहरों के बीच में अच्छा सा, तो लोग आएंगे जाएंगे, आदान मतलब ट्रेड बढ़ेगा, जो ट्रक जाते हैं उस रास्ते पे वो जल्दी पहुंचेंगे, ट्रेड फैसिलिटेशन का भी इसमें आ जाता है। इसलिए कनेक्टिविटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम लोग निवेश कर रहे हैं चाबहार में, जहां से कनेक्टिविटी हमको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सेंट्रल एशिया तक मिले। इसीलिए हमने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करी। ये सारे जितने भी है बेसिकली ट्रेड रिलेटेड है। इसमें फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट्स और जितना आदान प्रदान हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसमें दोनों फायदा सबको पहुंचता है। इसलिए इस पे हम लोग काफी फोकस कर रहे हैं। इंडिया को भी जरूरत है डेवलपमेंट की। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, फिर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो इन चीजों पे हमें तो नेचुरली पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, और हमें कनेक्टिविटी भी बनानी पड़ेगी। हमारे निकट के जो राष्ट्र हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इनके साथ भी कनेक्टिविटी, इंडियन ओशन रीजन में भी कनेक्टिविटी हमने बढ़ाने की कोशिश करी। इसकी वजह सिर्फ वही है कि डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो हैं वो कनेक्टिविटी से बढ़ता है, और इसमें हम लोग जितना पार्टिसिपेट करें उससे सब देशों को फायदा। बिल्कुल। एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे, तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो आए, जिस तरह की बातचीत हुई, और पिछले कुछ महीनों में या पिछले कार्यकाल में जिस तरह के संबंध जो हैं इन राष्ट्रों से रहे हैं, उसे देखते हुए कूटनीतिक रूप से ये जो वार्ता है, ये जो पूरा जो घटनाक्रम रहा है, कितना ज़रूरी रहा है, कितना अहम रहा है? एक तो ये सेरेमोनियल भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये एक शपथ ग्रहण सेरेमनी था, इसलिए हमने निकटतम जो है हमारे दोस्त मतलब देश हैं उनको बुलाया गया, और नेचुरली वो मोदी जी के साथ उनका एक संबंध भी है, वो पहले भी मिल चुके हैं मोस्ट ऑफ देम, तो इसीलिए वो आए, पधारे, और हमारे सेरेमनी को उन्होंने उसका शान बढ़ाया, क्योंकि इंडिया का आउटरीच जो है इन देशों में अच्छा है, ये लोग हमारे मित्र देश हैं, इसलिए उनको बुलाया। इसका एक तो संकेत ये है कि भारत हाथ बढ़ा रहा है, और भारत और आगे इनके साथ संबंध बढ़ाने के दिशा में पॉलिसीज ले।
बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब हम मैरीटाइम विजन की बात करते हैं, समुद्री नीति के विजन की बात करते हैं, तो किस तरह के अवसर भी सामने हैं, लेकिन किस तरह की चुनौतियां भी सामने हैं? चुनौतियां तो है, क्योंकि जैसे पायरेसी की बात मैंने करी, जब कनेक्टिविटी होता है समुद्री सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में, पायरेट्स आ जाते हैं, वो जहाजों को मतलब पकड़ लेते हैं या कब्जा कर लेते हैं और फिर रैंसम मांगते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ सबवर्जन है जो नॉर्मल ट्रेड जो होती है। अब जहाँ पे अब इसराइल ये गाजा में जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से रेड सी का जो रूट है, सुएज कनाल का जो रूट है, उसमें बाधा आ गया है, क्योंकि यमेनी हूथी जो है वहां शिपिंग पे अटैक कर रहे हैं। वो मतलब उनका उनका लक्ष्य इसराइल है, पर वो अंधाधुंध इधर बाकी लोगों के शिप्स पे भी अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए जहाज जो है वो साउथ अफ्रीका को घूम के आना पड़ रहा है, उसमें खर्चा बढ़ रहा है, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी उसका असर पड़ रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जितने भी जो 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 मुश्किलें हैं, जैसे गाजा वॉर है, यूक्रेन वॉर है, इनको जितनी जल्दी खत्म किया जाए, इसमें भारत कोशिश कर रहा है। G20 में भी ये कोशिश जारी था। इसलिए मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है और इस पे हमको मतलब काफी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसमें ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो समुद्री सुरक्षा है, वो आज के अगर युग की बात करते हैं या वर्तमान जो है ग्लोबल परिदृश्य की बात करते हैं, वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं, तो उसमें कितना बड़ा फोकस पॉइंट है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से इसमें भारत की आवाज़ जो है लगातार अब मुखर हो रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा, फिर मैं रिपीट करता हूँ कि मैरीटाइम जोन में जो भी बाधाएं हैं को डील करने के लिए सब सारे देश जो हैं जिस पे डिपेंड करते हैं वो सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। पायरेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर तो जो लड़ाई वगैरह की जिक्र हुआ है उसका जो असर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें वो लड़ाई बंद करवानी पड़ेगी, नॉर्मलाइजेशन करवाना पड़ेगा और ये जो पायरेट्स हैं इनके खिलाफ अभियान चलाना पड़ेगा। इसमें इंडियन नेवी की हुई। तो इसलिए इस तरह की जो मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, जैसे यूएस नेवी के साथ या फ्रेंच नेवी के साथ या ब्रिटिश नेवी के साथ या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं उनके नेवीज के साथ, तो ये सब मिलजुल के करने के लिए इंडियन ओशन के जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको सुरक्षा देना, तो ये सुरक्षा देना बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे हमने देखा कि वो जहाज पे कब्जा हो जाता है, माल जाना आना उसमें विघ्न हो जाता, बाधा पर लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे मिलजुल के हमको काम करना चाहिए समुद्री रास्ते सिक्योरिटी। बिल्कुल, और भारत की जो विदेश नीति है उसको उसकी कितनी बड़ी दूरदर्शिता जो है ये सारी बातचीत के साथ निकल कर आती है? नेचुरली भारत तो मतलब एक विजन लेके चल रहा है कि आगे हमको क्या करना है, और वही विजन का ये जो आप देख रहे हैं ये मैनिफेस्टेशंस है। इनको बुलाना, इनके साथ बातचीत करना, क्योंकि ये सारे इंडियन ओशन रिलेटेड कंट्रीज हैं, सारे जितने भी आए हुए हैं सब इंडियन ओशन में है या बे ऑफ बंगाल में है, जैसे बांग्लादेश है। तो इसका दूरदर्शिता तो बड़ा साफ है और ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है। इंडियन ओशन रीजन पे जो हमारा फोकस है और इस तरह के मैरीटाइम रूट्स पे जो फोकस है। बिल्कुल, इसी में आपके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, हम बात करें उनके साथ भी बातचीत हुई है लगातार, जो है कई ऐसे जो पुराने बहुत समय से जो समस्याएं चली आ रही थी उनका समाधान भी एक खोजा गया, उसके बाद एक नई दिशा में आगे भी बढ़े दोनों देश। किस तरह से जो अब मोदी 3.0 एनडीए 3.0 की जो शुरुआत है उसमें जब इस बातचीत के साथ एक शुरुआत हो रही है तो वो उसे कितना और मजबूत करेगी, कितना और आगे ले जाएगी और कितना ये ज़रूरी भी है जब हम बिल्कुल हमारे जो पास के पड़ोसी हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, ओवरनाइट कुछ होता नहीं है जी, ये कोई नई बात हम लोग नहीं कर रहे। ये सबको समझना चाहिए कि ये बांग्लादेश के साथ या किसी के साथ जो मुद्दे हैं जिन पे हमारे सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं वो अभी भी हैं, कई जो हैं काफी हट गए हैं, काफी सुधार हो गया है और उस पे फिर काम करना पड़ेगा। जो हमारे सिस्टम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं,
को एनर्जाइज करके दोबारा से करना पड़ेगा। ये तो कोई नई बात नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी मतलब रेवोल्यूशनरी कोई ऐसी मतलब स्टेप्स हम कुछ ले रहे हैं। हम कंटिन्यूटी रख रहे हैं। हम चाहते हैं इनके साथ अच्छे रिश्ते हो, पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यही आपसे यही जानना चाहेंगे, बांग्लादेश यही जानना, ये जो कॉन्टिन्यूटी है ये कितना जरूरी है और ये कितना मजबूत फैक्टर है इस दिशा में आगे बढ़ने में? ये देखिए कॉन्टिन्यूटी तो है, क्योंकि अब तीसरा मतलब तीसरे बार मोदी जी आ रहे हैं। वो तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को उसी तरह से चलाएंगे जैसे पहले चला रहे थे। इसलिए मैं कंटिन्यूटी कह रहा हूँ, इसमें हमको कंटिन्यूटी होगी। और वैसे एक बात हमको समझनी चाहिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा मतलब बहुत चेंजेस नहीं होते हैं। माइनर है तो चेंजेस होते हैं, पर मुझे तो नहीं लगता कि हम एकदम दिशा बदल देंगे या कुछ और ऐसा रेवोल्यूशनरी कुछ ऐसा कर देंगे कि भारत की विदेश नीति एकदम क्या कहते हैं उल्टा पुल्टा हो जाए। ये नहीं होता है भारत की विदेश नीति, चाहे बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विस्तार से इन तमाम जो बिंदु हैं इन पर जानकारी के लिए और प्रकाश डालने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 24 जून तक रहेंगे। इससे पहले 6 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए SIT की हिरासत में भेजा था। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को 31 मई को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनट बाद SIT ने गिरफ्तार कर लिया था। वो 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था। प्रज्वल रेवन्ना को लोकसभा चुनाव 2024 में हार मिली है। कर्नाटक के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रज्वल रेवन्ना गौड़ा परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के पूर्व मंत्री HD रेवन्ना के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी के भतीजे हैं। HD रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री और JDS सुप्रीमो HD देवेगौड़ा के बेटे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ आयशा खानम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी आयशा, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी देखिए रमा, आज प्रज्वल रेवन्ना की SIT हिरासत जो है वो खत्म हो गई है, क्योंकि लगातार 11 दिनों तक SIT ने प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ की है और अहम सुराग हासिल किए हैं। और कल ही प्रज्वल रेवन्ना को हासन के होले नरसिंहपुर ले जाया गया था, कुछ गेस्ट हाउस में और कुछ जगहों पर जहां महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ बलात्कार हुआ था और उनके साथ यौन शोषण हुआ था। इन जगहों पर महजर करने के लिए, इस जगहों पर क्राइम ऑफ सीन रिक्रिएट करने के लिए, प्रज्वल रेवन्ना को पहचान कराने के लिए यहाँ पर ले जाया गया था। लेकिन खास बात यह है कि पुलिस अब चाहती है कि वो प्रज्वल रेवन्ना के वॉइस टेस्ट की जो है फॉरेंसिक जांच करे, ताकि वो इन प्रज्वल रेवन्ना की जो वॉइस है, जो आवाज है, वो इस वीडियो के साथ मैच करा सके। तो ये अहम है। और इसके अलावा पुलिस को तलाश है प्रज्वल रेवन्ना के उस मोबाइल फोन की जिसमें ये तमाम जो तस्वीरें हैं, जो 2000 से ज्यादा वीडियोस उन्होंने शूट किए थे, खुद शूट किए थे। ये मोबाइल फोन अभी तक SIT के हाथ नहीं लगा है। तो पुलिस अब अभी तक जो जानकारी हासिल की है, प्रज्वल रेवन्ना से पूछताछ किया है 11 दिनों में SIT की हिरासत में। और इसके अलावा प्रज्वल रेवन्ना की मां जो भवानी रेवन्ना है, उनसे भी पूछताछ हुई है। तो पुलिस अब ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। SIT को इस बात का विश्वास है कि जल्दी ही SIT पूरे तमाम आरोपों को साबित कर पाएगी और जो महिलाएं हैं जो बलात्कार का शिकार हुई है, जो आरोप लगा रही हैं प्रज्वल रेवन्ना पर, इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना को बैंगलोर सेंट्रल जेल यानी परप्पन अग्रहारा जेल की सलाखों के पीछे कैद होना पड़ा है। जाहिर सी बात है, उनका जो जुर्म है काफी संगीन है, जो आरोप है काफी संगीन है। तो अभी कुछ दिनों तक SIT अभी तक जो जानकारी हासिल की है और SIT आगे चलकर फोरेंसिक एनालिसिस करने की जो तैयारी कर रही है, उसकी जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले में आयशा कितनी बड़ी प्रगति से कहा जा सकता है? देखिए, प्रज्वल रेवन्ना का वापस भारत लौटना ही पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना अपने दादा यानी पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के कहने पर वापस लौटे, लेकिन अब प्रज्वल रेवन्ना SIT की हिरासत में 11 दिन तक रहे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। और पुलिस ने उन तमाम जगहों से सबूत इकट्ठा करने में पुलिस कामयाब रही है। तो ये SIT का कहना है कि ये बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा
प्रज्वल रेवन्ना के पिता जो रेवन्ना है पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनकी मां, इनसे भी पूछताछ के दौरान पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। तो ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब ये पीड़ित महिलाएं जो शिकायत कर रही हैं, जो आरोप लगाया है प्रज्वल रेवन्ना पर, इन्हें इंसाफ दिलाने में अब ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन मामला कहीं ना कहीं कुछ हद तक राजनीतिक रंग भी पकड़ सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रज्वल रेवन्ना की जो हिरासत, न्यायिक हिरासत खत्म होगी और उसके बाद दोबारा एसआईटी उनकी हिरासत के लिए मांग कर सकती है कोर्ट से, तो फिर एक बार फिर पूछताछ शुरू होगी। आप नजर बनाए रखें आशिया। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री पद की शपथ लेने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में बहुत काम किया है। उनसे प्रेरणा लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगी भी विकसित भारत के लिए संकल्प के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही किसान सम्मान निधि की किश्त को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। तीसरी बार मोदी सरकार और मोदी सरकार में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले वीएल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा साहब, 100 दिन के रोड मैप की बात कर रही है सरकार। पिछली बार आपके पास सहकारिता मंत्रालय था, अब आप अगले 100 दिन के किस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, और हम सब जानते हैं जिस तरह से उन्होंने बिना किसी छुट्टी लिए लगातार 17-18 घंटा काम किया है, और हम सब मंत्रीगण भी सहयोगी उनसे प्रेरणा लेकर के काम करते हैं। और आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों को काम किया, इस देश के विकास के लिए काम किया, और इतना काम किया, इतना विकास किया जो कांग्रेस के यूपीए के 60 साल के शासन में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास का काम किया है। तब तीसरी बार की जो शपथ ली है तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का एजेंडा है। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में भी हम लोगों को कहा था, सारे मंत्रालय के सेक्रेटरी को कहा था कि रोड मैप बनाइए, और आते ही आते काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर एक भी दिन की छुट्टी ना मोदी जी लेते हैं ना उनके मंत्री लेते हैं। प्रधानमंत्री ने सर शपथ लेते ही पहले दिन किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों का क्षेत्र है, ऐसे में डबल इंजन की सरकार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में किसानों को और बाकी लोगों के लिए किस तरीके से काम करेगी? मैं अपनी ओर से, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, खेती किसानी अपने हाथों से मैंने की है और आज भी करता हूँ, तब मैं अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ों किसानों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आभारी हूँ कि आते आते उन्होंने पहला स्टेप किसानों की चेहरे पर खुशी लाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार जिस तरह से 11-11.5 करोड़ किसानों के खाते में दी जा रही है, और 2-2 हज़ार का मतलब पूरे 2000, और आज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में गई है। और इतना ही नहीं, इन 10 वर्षों में 25 करोड़ ऐसे गरीब जो गरीब थे अब वो गरीबी से बाहर आ गए हैं। और मुझे लगता है आने वाले तीसरे चरण में हम अर्थव्यवस्था को भी टॉप 3 की अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में हम जैसे लोग, सभी मंत्री उनका साथ देंगे, निष्ठा से काम करेंगे, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, और निश्चित रूप से जो करोड़ों करोड़ लोगों की जो अपेक्षाएं, आशाएं उन प्रधानमंत्री से हैं, उस पर माननीय प्रधानमंत्री की सरकार पूरी तरह से खरी उतरेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। वीडियो जर्नलिस्ट शिव सुमन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं अपना कार्यभार संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा। इस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए
इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई चीज लेके आते हैं। लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है। 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए आपने मार्क किया होगा और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना। हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं। और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है, मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं। सफल वो इंसान होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। आपको बहुत से लोग मिलेंगे व्यक्तिगत जीवन में, और खास करके टीनेज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे अगर बात करेंगे
अगर उस समय क्रिकेट की सीजन चलती है तो उसका मन करता है यार एक अच्छा क्रिकेटर बन जाओ, दिमाग में रहता है यार क्रिकेटर बन जाना है। एक अच्छी मूवी बड़ी पॉपुलर हो गई तो फिर मन में करता है यार ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं, मैं इसमें चला जाऊं। उसी समय मान लीजिए चंद्रयान की घटना घटी है तो उसको लगता है यार ये फील्ड बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट बन जाओ। और मान लीजिए 2 महीने के बाद क्रिकेट मैच आ गई तो उसको लगता है यार साइंटिस्ट वाला तो जरा मेहनती है, अच्छा करो अपन क्रिकेट वाला हो जाए। यानी ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं अस्थिर होती हैं, और जब इच्छा अस्थिर होती है तो सामान्य मानवी उसको तरंग कहता है। उसको लगता है यार तो तरंग ही है, एक सुबह एक सोचता है, दोपहर को दूसरा, तो इस पर बात मत करो यार, ऐसे ही हुड़दंगबाजी करता रहता है। इच्छा जब अस्थिर होती है तो दुनिया की नजरों में वो तरंग होता है, लेकिन जब इच्छा स्थिर हो जाती है और उसके अंदर एक लंबे अरसे तक इच्छा को स्थिरता मिल जाती है तो इच्छा उस प्रक्रिया से गुजरती है जो संकल्प में बदलती है। इच्छा अगर अस्थिर है तो तरंग है, इच्छा अगर स्थिर है, स्थायी है, तो संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है। और संकल्प के अंदर जब परिश्रम की पराकाष्ठा जुड़ जाती है तब जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। और जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए। इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। साथियों, 10 साल में बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो 10 साल से मुझे जेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो शायद अब जेलना शुरू करेंगे, कुछ लोग होंगे साहब बहुत हो गए अब कहीं और जाए तो अच्छा होगा। जो जाना चाहते हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपने इतना किया इसलिए धन्यवाद है। जो आना चाहते हैं, अगर आज टीवी पर मेरी बात सुन करके जो मन भाव से खप जाना चाहता है 5 साल, आइए, निमंत्रण है। और हम मिल करके दोस्तों एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने यह भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं। और उसमें भी मैंने मिला हुआ काम समय से पूरा कर दिया, मुझे मिला हुआ काम गलती के बिना कर दिया। मैं समझता हूं अच्छी चीज है, लेकिन परिपूर्णता नहीं है। मैंने उसमें वैल्यू एडिशन क्या किया? मैंने पूरा किया, लेकिन ज्यादा अच्छे से पूरा किया। मैंने पूरा किया, लेकिन आगे अब किसी के सर पे बोझ नहीं रहेगा, इतना मैंने करके रखा है। अगर हमारा भाव है, हर चीज में वैल्यू एडिशन, हर चीज में क्वालिटी अपग्रेडेशन, तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं, करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटेगरी एजेंट के रूप में इसको काम किया है। सरकार की बात आती है तब वो अकेला मोदी नहीं होता है, उसके जो हजारों दिमाग उसके साथ जुड़े हुए हैं, हजारों मस्तिष्क जो इस काम में लगे हुए हैं, हजारों भुजाएं जिस काम को कर रही है, एक जो विराट रूप है, उसी का परिणाम होता है कि सामान्य मानवी को भी उसके सामर्थ्य का साक्षात्कार होता है।
और एक बार जब सामर्थ्य का साक्षात्कार हो जाता है तो समर्पण अपने आप समाहित हो जाता है। और ये पूरा 3 महीने का कालखंड उस सामर्थ्य के साक्षात्कार का, उस सामर्थ्य के प्रति समर्पण के भाव का और उस समर्पण के अंदर नए संकल्पों की ऊर्जा जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम है कि आज हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। साथियों, जब हम काम करते हैं तब 3 चीजें बहुत अनिवार्य होती है, और अगर 3 चीजें हमारे पास उपलब्ध हो तो मैं नहीं मानता हूं कि विफलता दूर दूर तक भी नजर आएगी। और जब मैं 3 बातें कहता हूं, एक, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जहां तक इस सरकार का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई उलझन नहीं है। बाएं जाए, दाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, कुछ नहीं, उसको पता है ऐसे ही जाना है और उसे पा करके रहना है। इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स किसी भी काम की सफलता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। फेथ इन कन्विक्शन दूसरा पार्ट है कि जो मैं सुन रहा हूं, जो मुझे बताया जा रहा है, उसके प्रति मेरे मन में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, मेरे मन में इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। फेथ इन कन्विक्शन, जो मैंने सुना है और अनुभव कहता है कि हाँ यार, मेरे विचारों में मेल नहीं बैठता है, लेकिन यही है रास्ता, तो चलो लग जाओ। लेकिन इतने से भी पूरा नहीं होता है। क्लैरिटी ऑफ विजन, फेथ इन कन्विक्शन इज नॉट इनफ टू अचीव। और उसके लिए चलता है कैरेक्टर टू एक्ट। मुझे अपने व्यक्तित्व को उस प्रकार से गढ़ना पड़ता है, मेरे समय का सर्वाधिक उपयोग उस काम के लिए लगाने का मुझे प्रायोरिटी तय करनी होती है, खुद को खपाना पड़ता है। मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, सब कुछ मेरा कैरेक्टर टू एक्ट, उस काम को पूर्ण करने वाले कैरेक्टर के रूप में अगर निकलता है तो मैं परिणामों को प्राप्त कर। मेरी टीम के पास ये सब कुछ संभव है दोस्तों। हम वो लोग नहीं हैं कि जो इतने बजे ऑफिस शुरू होता है, इतना बजे पूरा होता है। हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं हैं, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है, और वही टीम पर देश को भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन्होंने जो पीएमओ कर्मी हैं उनसे संवाद किया, और प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ना है, और उसके लिए जो संकल्प है उसका एकदम स्पष्ट होना और उसके साथ पूरी सामर्थ्य के साथ जुट जाना कितना आवश्यक है, और किस तरह से एक सेवा के भाव द्वारा इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, और किस तरह से संकल्प से जो सिद्धि है वो हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्री कमलेश पासवान ने मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनने पर कहा है कि उन्हें यह अवसर मिला है कि क्षेत्र में किए हुए वादे को पूरा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के चलते दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। मोदी सरकार में मंत्री बने कमलेश पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश जी, एक नई शुरुआत आपकी यहाँ से राजनीतिक, हालांकि 3 बार आप सांसद रहे हैं, अब मंत्री पद का दायित्व, पूर्वांचल को कितना लाभ मिलेगा, मेरा सीधा सवाल। देखिए, पूर्वांचल को लाभ, जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी तक मैं अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र से लगातार 4 बार सांसद बना, विधायक रहा, एक लंबा राजनीतिक में मैं रहा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो ये अवसर मिला है एक जिम्मेदारी के साथ साथ,
एक बहुत बड़ा अवसर भी है इसके साथ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने जो अपनी टीम में मुझे रखा है, मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम कर प्रयास करूंगा कि जो उनका रोड मैप है 100 दिन का, उसमें 100% देने का काम करूंगा। बात की जाए अगर पोर्टफोलियो की, हालांकि अभी तक पोर्टफोलियो सामने नहीं आया, आपकी कोई इच्छा कि आप किसी क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं अगर मौका दिया जाए? देखिए, पार्टी के ऊपर है और ये आपके चाहने से नहीं कौन क्या बनेगा, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी। जो भी विभाग मिलेगा, जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश होगा, निर्देश होगा, उस पर हम लोग 100% काम करने का काम करेंगे। आप भी सर पूर्वांचल से हैं, मुख्यमंत्री जी भी पूर्वांचल से हैं, अब डबल इंजन की सरकार कितनी तेज रफ्तार से चलेगी यूपी में? देखिए, डबल इंजन की सरकार पिछले 10 वर्षों से चल रही है और इसीलिए पूरे विश्व में मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश में सभी लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। आज हमारे डबल इंजन सरकार के नाते ही हमारे क्षेत्र में, बांसगांव संसदीय क्षेत्र में 2 उद्योग लगे। मैं अपने चुनावी सभाओं में, चुनाव के दरमियान बहुत सारे ऐसे चुनाव में मैंने वादे किए हैं, जो काम मुझे करने हैं, और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मोदी सरकार में नए बने मंत्री कमलेश पासवान जी। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 2 याचिका दायर हो चुकी हैं। याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। आंध्र प्रदेश के एक उम्मीदवार जरीपते कार्तिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से की गई है। जल्द सुनवाई की मांग इसमें की गई है। हालांकि अभी याचिका सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा था। दिल्ली हाई कोर्ट में 12 जून को सुनवाई होनी है। एनटीए इस मामले में साफ कर चुका है कि ये मामला सिर्फ 6 सेंटर और करीब 1600 छात्रों से ही जुड़ा है और समिति इस मामले की जांच कर रही है। उसकी सिफारिशों के आधार पर ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।